वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2024 है और 26, 27 और 28 ये तीनों दिन का करेंट अफेयर आज के सेशन में हमने मेंशन किया है। आज के सेशन कुछ खास है, वो इसलिए खास है कि हमने जो भी फैक्ट इसमें करेंट अफेयर पढ़ा है, जैसे यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं हमने इसको इंक्लूड कर दिया। उसी तरह से जो भी है सब में आज देखिएगा कि फैक्ट ज़्यादा है, करेंट अफेयर कम है। तो करेंट अफेयर के साथ साथ आपको फैक्ट भी मिल जाएगा और ये आपको बहुत कारगर भी सिद्ध होगा। जो भी आपको ये पीडीएफ दिख रहा है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य की बात करें तो नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी। इस साल की अगर बात करें तो 2024 की, तो 2024 में तो 2011 से लेकर 24 के बीच में देखिएगा तो टोटल 14 हो जाएगा, काउंट करके देख लीजिए। तो इस साल 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 25 जनवरी 2024 को भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मनाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 के थीम की बात करें तो थीम देखिए एग्जाम में थीम जरूर पूछता है, इसलिए थीम को याद रखिएगा। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस हुई थी। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले मतदाता की पात्रता आयु की अगर बात करें तो वह 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 1998 के 61वें संशोधन विधेयक में भारत का जो मतदाता का पात्रता आयु है वो फिक्स कर दिया गया कि वो 18 वर्ष हो जाएगा तो वो वोट कर सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए हैं। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और साल 1948 में इसी दिन पर्यटन दिवस की शुरुआत की गई थी। देखिए, अगर विश्व पर्यटन दिवस पूछेगा तब तो 27 सितंबर, अगर विश्व पर्यटन दिवस पूछेगा तो 27 सितंबर, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछेगा तो 25 जनवरी। इसका थीम जो है से थीम की अगर बात करें तो स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी इसका थीम है। ये रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का बैनर, आप इसे देख सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं लिखा हुआ है, इसका थीम लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए। हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडपंप कागज को जीआई टैग मिला है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश को मिला। किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कमल राय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, मिलने का घोषणा किया। अब तक की अगर बात करें टोटल आज तक तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 18 उत्पादों में जीआई टैग इसे मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों में क्या क्या आया है जो फेमस है देख लीजिए। आपातानी, मोनपा, आदि, गैलो, ताई खामती, नीस वस्त्र, सिंगफो फलाप, जिनका एक और नाम है सिंगफो चाय, को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर एक अदरक के नाम है। आदि केकिर हस्त निर्मित कालीन, जो वहाँ के तिब्बत लोग जो रहते उनके द्वारा निर्मित है, और वाचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबा
वाइलेन सुरंग, जिसका नाम है सेल सुरंग, पूरा होने के करीब है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर जो है से वो रियाद में खोलेगा। देखिए, सऊदी अरब की बात करें ना, तो सऊदी अरब में ये बैन है पूरी तरह से, पूरा कंट्री में ही शराब को बेचना एकदम सख्त मना है। यह सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। अभी हाल में थोड़ा ओपन किया है, लेकिन उसका कंडीशन दे रखा है। क्या है कंडीशन, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ सिर्फ उन्हें ही शराब मिलेगा जिन्हें सऊदी विदेश मंत्रालय की अनुमति प्राप्त है। विदेश मंत्रालय बोलेगा हाँ इसे दे सकते। कुछ कार्य ऐसे जिसमें जरूरत पड़ जाता है। इस्लाम के, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में इस्लाम के 2 सबसे ज़्यादा पवित्र स्थानों की मेज़बानी करने के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित है। शराब की दुकान को खोलने के फैसला को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार के कदमों को जोड़कर देखा जा रहा है। सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ वहाँ जो कानून है, ध्यान से सुनिए कैसा कानून है। अगर वो पकड़ा जाएगा ना तो 100 कोड़े और निर्वास दोनों, या फिर उसको कारावास की सजा होगी। 100 कोड़े बोले तो उसको, जैसे घोड़े का देखे ना चाबुक, उसको कोड़ा बोलते हैं। पकड़ा गया तो उसको खड़ा करके 100 कोड़ा मारा जाएगा उसके बॉडी पर, उसके यही सजा है। और अगर वो दूसरे कंट्री से आया है तो उसको उस देश से निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो प्रवासी है उसको निर्वास कर दिया जाएगा, यानी कि बोलेगा कि यहाँ से निकल जाओ। सुधार के हिस्से के रूप में जो कोड़े मारने की सजा जो बड़े पैमाने पर था, इसको बदल के जेल के रूप में कर दिया। कहा कि भाई कोड़े मारना बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए उसको जेल के रूप में बदल दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया, जो कि सऊदी अरब में है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम है मुकाब की घोषणा की है। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला, जिनका नाम है रायाना बरनाबी, बनी। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका अल नासर फुटबॉल क्लब में जुड़े हैं। ये फुटबॉल क्लब का नाम है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? टोटल 5 व्यक्ति को चुना गया। कितने को? 5 को। देखिए, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है और एक पद्म श्री होता है। इन तीनों को मिलाकर पद्म पुरस्कार बोला जाता है और तीनों की हम बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी 2024 के लिए पद्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, जो अभी भी प्रश्न में बोले, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024 के लिए पद्म श्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे, यानी जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। असम की रहने वाली एक महिला है जिनका नाम है महावत पार्वती बरुआ और जागेश्वर यादव नाम शामिल है इनको इसमें। अगर हम 5 पद्म विभूषण की बात करें तो जो इस प्रकार के आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए जल्दी से हम इसे भी देख लेते हैं, जिनका नाम है, कभी कभी नाम पूछ देता है कि इनमें से किनको पद्म विभूषण मिला या नहीं मिला, ऐसे करके दे देगा। पहला का नाम है वैजयंती माला वाली, दूसरे का नाम है बिंदेश्वर पाठक, तीसरे का नाम है कोनिडे चिरंजीवी, चौथे का नाम है एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, पांचवें का नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। अब इन लोगों के बारे में जानी, कई बार होता है कि चूंकि पद्म विभूषण से सम्मानित है तो उससे रिलेटेड पूछ देगा कि भाई ये कहाँ के रहने वाले हैं या फिर किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। 87 साल की वैजयंती माला की बात करें तो 50 और 60 दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म की कैरियर की शुरुआत की है। अब यहीं से प्रश्न पूछेगा कि वैजयंती माला जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण दिया गया, बताइए कौन सी फिल्म से रिलेटेड है, तो तमिल फिल्म से। उन्हें फिर कुछ फिल्म के नाम दे देगा, जैसे आशा, नया दौर, साधना, मधुमती,
जैसे बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्रीज में इन्हें मौका मिला। बिंदेश्वर पाठक की बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं और मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त 2023 को इनकी निधन हो चुकी है। कोनिडेला चिरंजीवी की बात करें तो 68 साल के एक्ट्रेस रहे हैं और 150 से ज़्यादा फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। इन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल जिसका नाम है प्रजा राज्यम पार्टी, क्या नाम है, प्रजा राज्यम पार्टी PRP की शुरुआत की थी। 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण भी मिल चुका है। एम वेंकैया नायडू की बात करें तो ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2022 तक वे पद पर रहे हैं। इसके पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनका अगर जीवन देखें तो साधारण हो गया, हैदराबाद में फिलहाल रह रहे हैं। और बात करें पांचवा, जो कि जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, भारतनाट्यम के डांसर हैं। यहीं पर प्रश्न पूछेगा कि किस डांस के लिए जाने जाते हैं, तो भारतनाट्यम। एक रिसर्च स्कॉलर भी है, कोरियोग्राफर भी हैं। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है। बोलेगा पद्मा सुब्रमण्यम क्या है, ऑप्शन ए स्कॉलर, बी कोरियोग्राफर, सी शिक्षिका और डी बोल देगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी की आदत है, इसी तरह से पूछ देगा। तो क्या है, कोरियोग्राफी भी है, शिक्षिका भी है, इंडोलॉजिस्ट भी है, राइटर भी हैं, लेखिका भी हैं। पद्मा के समान में जापान और ऑस्ट्रिया और रूस में कई फिल्म डॉक्यूमेंट्री बन चुके हैं। इतना फेमस व्यक्ति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेन्स क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? ये आपको सौम्या तिवारी बने। कौन बने हैं? सौम्या तिवारी। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव ने जीता। दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कॉमिंस और दीप्ति शर्मा बने। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के महंगे खिलाड़ी जिनका नाम है मिचेल स्टार्क, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने की फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसके पहले अभी तक नहीं जीते थे कोई। ये है ज्योति रंधावा। ये है फिगर में देखिए ज्योति रंधावा। इन्होंने हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? 25 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। अभी ये तीसरा चल रहा है। 25 जनवरी को अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश मनाया अपनी स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान में भी है। ने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की। और अगर आप ईस्वी जानना चाहते हैं तो 54 माइनस करिएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो 54 क्या कि एक कम ही ना होता है, तो 53 माइनस करिए। 53 माइनस करिएगा ना तो 1971 आ जाएगा। चल हम इस पर भी आएंगे। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। इसके पहले 1948 के पहले भारत के अस्तित्व में नहीं था। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 30 पहाड़ियों की रियासत को मिलाकर बनाया गया था यह स्टेट को। दूसरी ओर अगर हम देखें तो 1 नवंबर 1956 को इसको केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा दी गई थी। और फाइनली रूप से हिमाचल प्रदेश भारत के राज्य के रूप में संपूर्ण रूप में कब आया? तो 25 जनवरी 1971 को। और ये उस समय 18वां राज्य बना था 71 में। तो 71 में पहला दिवस मनेगा। उसी तरह से और 53 जोड़िएगा तो 2024 आ जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971। और भी चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, जल्दी से देखिए। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना
विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की दर्जा मिला है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य अगर कोई है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है? ये जस्टिस प्रसन्न वी वराले को किया गया। किन्हें? जस्टिस प्रसन्न वी वराले। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल 34 यानी कि 34 जजें हैं और 34 जज है। आपको जान के हैरानी होगा कि अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक टोटल 3 ऐसे जज हैं जो SC ST OBC तीनों को मिलाकर बनाए गए हैं और बाकी 31 जो है, बाकी का जो शेष बचे 31 वो जनरल कैटेगरी। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे, इसको आप गलत रूप में मत लीजिएगा, लेकिन जहाँ पर सभी का योगदान होना चाहिए वहाँ पर योगदान नहीं हो पा रहा है। शायद ये भी एक भारत के नेगेटिव पॉइंट भी है। कभी न कभी तो सुधार हो ही जाएगा। चलिए आइए और भी आगे चीज़ें देखते हैं। जस्टिस प्रसन्न वी वराले का जन्म की बात करें तो वो 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपानी में हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रसन्न वराले ने गुरुवार 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर का एक समारोह में इनकी शपथ दिलाई। ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है एक्चुअल में हम इन्हें मानते हैं कि ये जस्टिस हैं, क्योंकि इनका डिसीजन बहुत एकदम फैक्चुअल होता है। मतलब जो सत्य है वो सत्य है, कोई भी हेरा फेरी ये नहीं करते हैं, चाहे इनके विरुद्ध कोई भी एक्शन हो जाए। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मिलाकर अगर देखें तो टोटल 34 जज हो गए। ये आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि जस्टिस वराले के बाद टोटल कितने जज हो गए, तो 34। और भी चीज़ें हैं। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। UPSC के सदस्य के रूप में सिलवर्धन सिंह की नियुक्ति किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक महेश्वर राव। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बनाया गया। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अडानी एक्सपोर्ट को और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता की नियुक्ति हुई है। सेबी के कार्यकारी निर्देशक G राम मोहन राव की नियुक्ति किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांड्या को नियुक्ति की गई। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में आए थे? वो आपको फ्रांस के आए थे। हम पिछला सेशन में बताए थे कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है। तो आज का पहला प्रश्न आपको रहेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम बताइए जो 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना। आपको जान के हैरानी होगा कि भारत अमेरिका को गणतंत्र दिवस पर आने के लिए इनविटेशन दिया था और अमेरिका इस इनविटेशन को ठुकरा दिया है। दूसरी ओर देखें तो भारत की स्थिति इस तरह से बना हुआ है कि चारों तरफ से भारत लगता है कि घिर चुका है। आप समझिए इस बात को। अमेरिका गणतंत्र दिवस के इनविटेशन को ठुकराया, तब जाकर ये फ्रांस के राष्ट्रपति जो इनको बुलाया गया है। छठा बार ये आ चुके हैं। भारत में तमिल कवि तिलवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? ये आपको फिलीपींस को करेगा। किससे करेगा? फिलीपींस को। फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइल की डिलीवरी की जाएगी।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है DRDO, का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत के अनुसार भारत 10 दिन के भीतर मिसाइल को निर्यात कर देगा। ये $375 मिलियन की डील है, जो अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है। हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपको गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा के पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में यानी कि 23 जनवरी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला? ये भारतीय अजीत मिश्रा को मिला है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं जिनका नाम है अजीत मिश्रा, ये वकील हैं, को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटीज ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। इस प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक और अध्यक्ष अजीत मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का और भी चीज़ें देखें जो फैक्ट के रूप में हमें लगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला की बात करें तो दिव्यकृति सिंह। चीनी उद्योग के सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली महिला दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से VR कंपोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललिताविका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक को ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? ये आपको गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया है? गुजरात में। दक्षिण कोरिया कंपनी जिसका नाम है सिमटेक गुजरात के सांदन में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात के कुंभा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी? ये आपको उड़ीसा में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका? नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहली ब्लैक टाइगर सफारी का अनावरण किया। ब्लैक इसलिए क्योंकि ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक ऐसे टाइगर को देखा गया जो कलर में ब्लैक है। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को आगंतुकों मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखा है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया के जंगली बाघों का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और भी चीज़ देखें जो उड़ीसा से रिलेटेड है, जैसे आप भी देखिए उड़ीसा रेड आंट चटनी को, जिसे काई चटनी भी बोला जाता है, GI टैग मिला। उड़ीसा के मनीष पाड़ी को भारत की पहली वोमेन अडे कैंप बनी। एशिया की सबसे बड़ी ओपन एयर वार्षिक मेला जिसका नाम है वाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को GI टैग मिला। उड़ीसा के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगड़ा शॉल को
रायगढ़ा शॉल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत किया। उड़ीसा विधानसभा ने पूर्व अध्यक्ष सूरज्य पात्रो का निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों सेशन तो खैर लंबा है, लेकिन इसमें हम करेंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे ढंग से बताते हुए चल रहे हैं, आप लोग बने रहिए। हाल ही में किस देश की सांसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? ये आपको श्रीलंका का है सांसद। श्रीलंका के सांसद ने संशोधन के साथ विवादग्रस्त ऑनलाइन सुरक्षा के विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें वोटिंग हुआ था, तो इसका पक्ष में टोटल 108 वोट पड़े थे और विपक्ष में 62 वोट पड़े थे। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधन के सुझाव को भी इस विधेयक में शामिल कर दिया गया था। विधेयक में ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने का प्रावधान है। आलोचकों यानी कि जो विपक्ष है उनका कहना है कि यह द्वीप राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर देगा। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारत सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्ड आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया, पहले प्रतिबंधित था। श्रीलंका में कैडी एसाला पोराहेरा नामक एक महोत्सव है या पर्व है, उसे मनाया गया। देखिए मैप की अगर बात करें तो ये रहा श्रीलंका और ये रहा इंडिया। यहाँ अगर देखिएगा तो गल्फ ऑफ मन्नार है। श्रीलंका का सिर्फ और सिर्फ सीमा की अगर बात करें तो भारत से इधर लगता है जो जिसका नाम है पाक स्टेट किन दो देशों के बीच में है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और इधर देखिएगा तो बे ऑफ बंगाल है। आज के दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि श्रीलंका का राजधानी कहाँ पर है। आप सहायता के लिए मैप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज के सेशन कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लंबा सेशन होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है कि फैक्ट अच्छी होनी चाहिए